नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात करेंगे चुनावी हवा की। देखिए, हवा तो बहने लगी है, लेकिन हवा तेज है, यह दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई लहर ग्राउंड जीरो पर नहीं दिख रहा है। हाँ, मतदाताओं के मन में बातें हैं, लेकिन 2019 की तरह लोग चिल्लाते हुए नहीं दिख रहे हैं, मोदी मोदी। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली देखना है, बिहार की बात बिहार की बात बाद में कर लेंगे। तो हवा नहीं दिख रही। और फिर देखिए, हम ये भी देख रहे हैं कि जहां नाराजगी है, वहां नाराजगी बनी हुई है। प्रधानमंत्री की दो सभाएं हो चुकी हैं, अमित शाह आ चुके हैं, आगे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी रोज अब निकल ही रहे हैं, नीतीश कुमार अब निकलेंगे। तो नाराजगी देखिए दोनों पक्षों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ब्लॉक और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एनडीए। दोनों पक्षों में अलग अलग नाराजगी की वजह है। जात फिर से वोट पर हावी होता दिखाई पड़ रहा है। और कई लोकसभा क्षेत्रों में जो हम ये कह रहे थे, ये मान रहे थे कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में आमने सामने की लड़ाई होगी। एनडीए के नेता कह रहे थे, अमित शाह ने कल ही कहा 40 पे 40। पिछली बार आपने 40 पे 39 दिया था, इस बार 40 पे 40 दीजिए। विपक्ष भले ही कमजोर तरीके से लड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में लड़ाई इस कदर फंसी है कि पूछिए मत। और कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां लड़ाई आमने सामने की नहीं, त्रिकोणीय है। तो पहले तो हम नाराजगी की बात करते हैं। देखिए, एनडीए में एनडीए के पास जो आधार वोट है वह सवर्णों का वोट है, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कास्ट, और फिर वैश्यों का। कभी कहा भी जाता था कि बीजेपी बनिया की पार्टी है, लेकिन इस बार वैश्य में इस कदर नाराजगी है कि पूछिए मत। 2019 में 3 सांसद थे, संजय जायसवाल, रमा देवी और सुनील कुमार पिंटू, 2 बीजेपी से और 1 जेडीयू से। इस बार टिकटों का ऐलान हुआ तो सिर्फ एक बीजेपी ने दिया, संजय जायसवाल को। जब चिल्पों मची तो दूसरी सीट एलजेपी ने दी, अमित शाह की सलाह पर कि बिहार के वैश्य नाराज हो रहे हैं, खगड़िया से राजेश वर्मा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन इससे नाराजगी घटती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। देखिए, जो वैश्य हैं, जो नाराज हैं, वे कह रहे हैं कि आपने बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट काटा, आपने मिथिलेश तिवारी को दिया, ब्राह्मण के बदले ब्राह्मण। आपने नवादा में चंदन सिंह का टिकट काटा, आपने विवेक ठाकुर को दिया, भूमियार के बदले भूमियार। लेकिन रमा देवी का टिकट काटकर आपने किस वैश्य को टिकट दिया? यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सिवान में कविता सिंह का टिकट काटा, तो शिवहर में आपसे सीट छीनकर लवली आनंद को टिकट थमा दिया। तो वैश्यों की यह नाराजगी, पहले वैश्यों की नाराजगी पर ही बात करते हैं, फिर इंडिया ब्लॉक में राजपूतों की नाराजगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। वैश्य कितने बीजेपी के साथ रहे हैं, इनकी ताकत क्या है, और मझधार में फंसेंगे तो क्या होगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने बताया पहले ही कि ये कोर वोट है, जो हर पार्टी का एक वोट आधार होता है। जी। उस वोट आधार में है वैश्य। ये शुरू से कहा भी जाता है, आपने कहा कि वो, और हम लोग भी सुनते आए हैं कि भाजपा ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है। जी। तो ये एक धारणा इनके बारे में एक है, और सचमुच भी वो वोट भी मिलता रहा है, उसी तरह से थोक में वोट मिलता रहा है। तो वही जो हम लोग कल बात कर रहे थे, जो आपने और हमने बात की और लिखा कि आप मुसलमान नाराज होंगे, गाली देंगे, लेकिन वोट देंगे आरजेडी कांग्रेस को, क्योंकि उनके पास, उन्होंने खुद ही अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। जी। उन्होंने खुद ही अपने लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि वो किसके हम्म, साथ जाएं। उन्होंने एक बड़ी पार्टी को एक्सक्लूड कर दिया है। हम्म, उसी तरह से आप बनियों के बारे में मान सकते हैं, वैश्यों के बारे में, कि उन्होंने अपने एक बड़ी पार्टी को एक्सक्लूड कर दिया है। हम्म, उन्होंने एक धारणा बन गई है कि वो आरजेडी को वोट नहीं दे सकते। और ये धारणा बनी थी 90s के डिकेड में, 90 के दशक में, जब जंगल राज की धारणा बनी और ये लगा कि जो काफी बाहुबली किस्म के आपराधिक छवि के लोग
एमएलए एमपी हो रहे थे, नेता बन रहे थे, और वो इस जी, तरह की लूटमार मचाए हुए थे। चारों तरफ की दुकानों में से सामान उठा लिया, गाड़ियां उठा के ले गए, गहने उठा करके ले गए। तो इस तरह की बातें जब हुई तो उसी समय ये धारणा बनी थी कि ये इनसे दूरी रखनी है बनियों को। और स्वाभाविक रूप से फिर उनका रुझान किसकी तरफ हुआ, तो बीजेपी की तरफ हुआ। जब नीतीश कुमार और बीजेपी आए तो दोनों साथ मिल गए। तो उन्होंने एक बड़ी पार्टी को एक्सक्लूड कर रखा है, जो मुख्य पार्टी है बिहार की, राष्ट्रीय जनता दल। और जी, राष्ट्रीय जनता दल को नहीं देना है तो इसलिए कांग्रेस को भी नहीं देना है। और हुँ, लेफ्ट से तो ऐसे पहले से दूरी है, क्योंकि वो वैचारिक आधार है, क्योंकि वो संपत्ति बनाने के अधिकार को ही चुनौती देती है। लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है वो संपत्ति के अधिकार को ही चुनौती देती है, तो वैश्य कैसे उसके साथ जाएगा। जी, तो ये एक पूरा गठबंधन आप जब एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर आप बंधक हो जाते हैं, दूसरे जिसको आप वोट देते हैं उसके बंधक हो जाते हैं, उसके हुँ, बंधुआ हो जाते हैं। फिर वो किसी भी तरह से आपको ट्रीट करने के लिए स्वतंत्र होता है। कई बार आप देखिएगा, ये हम लोग बिहार के बारे में भी सुनते हैं, भाई घरेलू हिंसा होती है, पत्नियां प्रताड़ित होती हैं, मार खाती हैं, गालियां सुनती हैं, फिर भी पति के साथ रहती हैं, घर छोड़ करके जी, कहाँ जाए। तो वो हुँ, उस तरह की स्थिति हो गई है कि वैश्य हुँ, कहाँ जाए छोड़ करके, अब टिकट नहीं दिया तो कहाँ जाए। तो हुँ, ये बीजेपी ने फॉर गारंटेड लिया। और एकदम हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एकदम अगल बगल की दो सीटें, सीतामढ़ी और शिवहर, दोनों सीटों पर वैश्य एमपी थे। एक जेडीयू बिल्कुल, के थे सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी में, और बीजेपी की रमा देवी थी शिवहर में। एक जी, साथ दोनों की टिकट काट दी हुँ, और उसके बदले किसी को नहीं दिया। मतलब पूरा नॉर्थ का इलाका खाली हो गया, उत्तर बिहार का इलाका, पश्चिम बिहार का इलाका, आपने एक भी वैश्य नहीं दिया वहां। एक संजय जायसवाल को छोड़ दीजिए, मतलब इन दो जी, लोगों की जगह रिप्लेसमेंट कोई नहीं दिया। हुँ, जैसा आपने बताया ना कि एक रिप्लेसमेंट, सबने रिप्लेसमेंट दिया। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने राजपूत की टिकट काटी तो एक राजपूत उम्मीदवार अतिरिक्त दिया उन्होंने, ब्राह्मण के बदले ब्राह्मण, भूमिहार के बदले भूमिहार, वैश्य के बदले में आपने रिप्लेसमेंट नहीं दिया वैश्य। जी, तो ये उससे नाराजगी हुई। हुँ, और ये दोनों नेता जिनकी टिकट कटी, दोनों अपने अपने अकाउंट से मजबूत नेता है। सुनील हुँ, कुमार पिंटू की मजबूती समझिए कि वो पहले बीजेपी से एमपी थे और वो लोन पर गए जेडीयू में, तो जेडीयू से एमपी हुए। बीजेपी से एमपी नहीं थे, बीजेपी से एमएलए थे। हाँ, बीजेपी से एमएलए थे और सुशील जी, मोदी के बड़े करीब माने जाते थे। बिल्कुल, सीतामढ़ी के मजबूत नेता थे और सुशील मोदी जी, के काफी करीब करीब माने जाते थे। हुँ, और लोन किया गया उनको एक तरह से जेडीयू में, तो एमपी हो गए। और रमा देवी का असर हम सब लोग जानते हैं, वो मोतिहारी से भी बिल्कुल, एमपी रही और हुँ, शिवहर से 3 बार एमपी रही। उनके हस्बैंड जो थे, उनके पति ब्रज बिहारी प्रसाद, बड़े मजबूत नेता थे। वैश्यों को उन्होंने बड़ा एकजुट किया था, उनके हक के लिए लड़ना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। और उस समय जब जंगल राज की बात चलती थी, उस समय लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम वो करते थे। हालांकि वो बिल्कुल, उसी पार्टी में थे, आरजेडी। तो उनकी, ये दोनों बड़े मजबूत लोग थे जिनकी टिकट कटी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। इसकी वजह से नाराजगी बनी। जी, नाराजगी और भी कुछ कारणों से होगी, लेकिन चूंकि दोनों बड़े नेताओं की टिकट कट गई और कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया तो नाराजगी हुई। और वो नाराजगी दिख रही है शिवहर में भी, जहां आरजेडी ने फिर एक वहां इस मौका देख करके एक वैश्य उम्मीदवार उतार दिया, ऋतु जायसवाल को। जी, हुँ, तो वो सीतामढ़ी हो, शिवहर हो और पूर्वी चंपारण, और फिर उसका असर दूसरी जगह भी जाएगा। कम से कम इन 3 लोकसभा सीटों पर इसका असर दिख रहा है। तो वो वैश्य नाराज है। और हर समय नाराजगी का ये मतलब नहीं होता है कि वो आपके खिलाफ वोट दे देगा या जी, जाके दूसरे को वोट दे देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो नाराजगी में वोट नहीं देता है, घर से नहीं निकलता है। अच्छा, और बिल्कुल, जो वैश्य कम्युनिटी है, वो लोगों को मोटिवेट करने वाली कम्युनिटी है। वो आपके सिर्फ वोटर नहीं है। उसकी हुँ। एक वोट का मतलब एक वोट नहीं होता, वो आपका सपोर्टर है। उसके हाँ, 10 तरह उनकी के बिजनेस दुकानों है। पर इतने लोग आते हैं, माहौल बनता है, फिज़ा बनती वही है, वही दुकानों की चर्चा होती है। उसका बिजनेस है, उसके बिजनेस से 10 लोग जुड़े हुए हैं। एक अगर अच्छा बिजनेसमैन है, 50 लोग आश्रित होंगे उसके ऊपर, जो उसके विचार से प्रभावित होंगे। अगर उसका जी, दुकान है, उस दुकान पर 10 आदमी दिन भर में आकर के बैठेगा तो उसकी बातें सुनता है, वो लोगों को अपने तरह से समझाता है। हुँ, समाज के जो है ना, ये अगुआ लोग होते हैं, अगुआ लोग होते हैं। जो हम लोगों के यहाँ हम लोग पढ़े हैं नीति श्लोक में, महाजनों एन गतः सपन था। महाजन जिस जी, रास्ते से जाए उस रास्ते चलना चाहिए, तो महाजन हुँ, रास्ता दिखाता है। तो ये रास्ता दिखाने वाली कम्युनिटी है जिसको बीजेपी ने नाराज किया है। अब पता नहीं क्या मजबूरी थी, कैसे नहीं एडजस्ट कर पाए। सबको जब एडजस्ट किया तो वही एक धारणा समझ में आती है कि आपने मान लिया कि ये बंधुआ है, ये लोग कहाँ जाएंगे, गाली देंगे, नाराज होंगे, लेकिन वोट तो इनको बीजेपी को ही देना है, ऊपर भी देखना है, मोदी को ही देखना है। मोदी तो इन्हीं का है जिसको प्रधानमंत्री बनना है, तो इसलिए ये लोग वोट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई भी आदमी आज के समय में सोच रहा है तो वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को अंडरमाइन कर रहा है। आज जी, जाति की राजनीति जो है, अस्मिता की राजनीति जो है, वो इतनी मजबूत हो गई है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि लोग पहले इमीडिएट देख रहे हैं कि हमारा अभी क्या फायदा होगा, हमारा कौन सा आदमी बन रहा है, हमारी संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इस नाराजगी का नुकसान हो सकता है अगर 2% 5% भी हुआ। अगर वो वोटर उदासीन उदासीन हो गया, अगर उनका समर्थक उदासीन हो गया, वो उसने लोगों को समझाना बुझाना बंद कर दिया, या कहीं ऐसा ही समझाने लगा, उल्टा ही समझाने लगा, कहीं अपनी दुकान पर बैठ करके उल्टा ही समझाने लगा,
तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जी, बिल्कुल वैश्य में नुकसान हो खाली जाएगा। एक और कन्या देखिए कई इतने जातियां गुस्से होती में हैं। है, इतने गुस्से में है, रमा देवी तो बदला लेने के मूड में है। यह भी बात बताई जा रही है कि वह बदला लेनी चाहती है, बदला लेना चाहती है। और देखिए महागठबंधन ने, इंडिया ब्लॉक ने 2 उम्मीदवार तो घोषित कर दिए हैं, रितु जायसवाल को शिवहर से और सुदामा प्रसाद माले से, आरा से। और देखिए तीसरे की चर्चा भी है, विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के। तो इंडिया ब्लॉक इन वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। और वैश्य मतदाता, मैं कल भी शिवहर बात कर रहा था, बहुत गुस्से में है। मैं बात कर रहा था मोतिहारी, वहां भी गुस्से में है। अब पता नहीं मुकेश सहनी किसे टिकट देंगे। इंडिया ब्लॉक में मोतिहारी, पूर्वी चंपारण की सीट उनके खाते में गई है। तो यह बात तो हुई वैश्य मतदाताओं की नाराजगी की। यदि हम इंडिया ब्लॉक की बात करें अजीत जी, तो राजपूत बहुत नाराज है, क्योंकि राजपूत सिर्फ एक उम्मीदवार बनाए गए हैं आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से अभी कोई नहीं बना है। माले से सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेफ्ट पार्टियों से। तो सिर्फ सुधाकर सिंह। और याद करें 2019 में 4 उम्मीदवार थे, जगदानंद सिंह, रणधीर सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, 3 तो आरजेडी से, और उदय सिंह पूर्णिया से। 2009 भी याद करें अजीत जी, जब सिर्फ 4 सांसद जीते थे आरजेडी के, तो 3 राजपूत थे, उमाशंकर सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह। तो राजपूतों से ऐसा बैर मोल ले लिया लालू यादव ने कि पता ही नहीं चल रहा है लालू यादव को यह बात समझ में आ गई, कहां से समझ में आई, कि राजपूत हमें बिल्कुल वोट नहीं देते। तो लालू यादव की यह समझ सुधाकर सिंह के लिए, जो इकलौते उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी मुश्किल पैदा करेगी। वहां वैसे भी एनडीए की ओर से 2 मजबूत राजपूत नेता उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, संतोष कुमार सिंह जिन्हें मंत्री बनाया गया, और उनके भाई आलोक सिंह जिन्होंने आरजेडी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरीके से महाराजगंज की सीट देखिए, लालू यादव चाहते थे वहां कोई भूमिहार लड़े, इसलिए यह सीट कांग्रेस को दे दी। अब कांग्रेस को भी जो सीट मिलनी चाहिए थी राजपूत को लड़ाने के लिए, वह सीट मिली नहीं, औरंगाबाद की सीट मिली नहीं। तो राजपूतों से बैर लालू यादव ने ले लिया है। आरजेडी की सूची में कोई ब्राह्मण नहीं था। अब कांग्रेस की मजबूरी यह है कि पश्चिमी चंपारण में ब्राह्मण को ही लड़ाएं। अब वह उम्मीदवार कौन होंगे, शाश्वत केदार होंगे या प्रवेश मिश्रा होंगे। प्रवेश मिश्रा तो तैयारी कर रहे थे वाल्मीकि नगर का। तो उधर वैश्य नाराज है और इधर क्षत्रिय नाराज है। इसका असर क्या देखते हैं? भूमिहार से दोस्ती देखिए बढ़ी है लालू यादव की। इसको इसको थोड़ा इसको ब्रॉडर उसमें देखें, पर्सपेक्टिव में जो लालू यादव ने डिसीजन किया है। देखिए एक तो ये धारणा बनी हुई है बिहार में, खास तौर से पूरे देश में भी है, कि राजपूत पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। एक जी गुजरात को छोड़ दे जो प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, वहां एक अलग तरह की लड़ाई पुरुषोत्तम रूपाला के एक बहुत ही विवादित और आपत्तिजनक बयान के बाद हुआ। तो पूरे देश में ये माना जा रहा है कि राजपूत बीजेपी के साथ है, जी और बिहार में तो खासतौर से ये माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है। तो ये राजपूत साथ में है बीजेपी के, ये धारणा है। इसलिए धारणा है क्योंकि हम सब लोग कई बार बात कर चुके हैं कि बीजेपी के अपने 17 में से 5 राजपूत सांसद हैं। तो जी ये जो मानना है कि 5, जब राजपूतों को इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बीजेपी दे और रही है एनडीए में साथ। कि वो, और एनडीए में साथ हैं, तो वो फिर जी कैसे दूसरी तरफ जाएंगे जब इतना रिप्रेजेंटेशन उनको मिल रहा है, और ठीक भी मिल रहा है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। पहले 2 लोग मंत्री थे, अभी 3 लोग मंत्री थे। अभी तो मान लीजिए आरके सिंह है, पहले रूडी भी मंत्री रहे, राजीव प्रताप रूडी, और राधा मोहन सिंह भी मंत्री रहे, जी और आरके सिंह अभी भी मंत्री हैं। तो और अच्छा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला हुआ है, तो उनके वो बीजेपी के साथ जाएंगे। एक तो धारणा ये है, ये मान लेना, ये भी हालांकि एक स्टीरियोटाइप ही है कि मान लिया गया कि वो बीजेपी को जाएगा, बीजेपी के साथ उनका रुझान है। जी लेकिन एक दूसरा जो गहरा कारण है वो ये है कि ग्राउंड पर एक आध बार को छोड़ दें तो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि भूमिहार जिधर वोट देते हैं राजपूत उसके एंटी वोट देता है, उसके दूसरी तरफ जाता है। वो ग्राउंड लेवल का कॉन्फ्लिक्ट जैसे हर कास्ट का है, किसी भी कास्ट के बारे में आप ये कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है ये वेरी करता हो, लेकिन एक मोटे तौर पर धारणा है। तो लालू यादव के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है कि जहां तो एनडीए का राजपूत कैंडिडेट है वहां तो राजपूत उसको दे देगा, लेकिन जी जहां एनडीए का राजपूत कैंडिडेट नहीं है वहां वो मजबूरी में आरजेडी को देगा। वो उन्हें उसके साथ नहीं वोट कर सकता है, भूमिहार के साथ।
हम्म। या ब्राह्मण के साथ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है, कास्ट का मोबिलाइजेशन हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ग्राउंड पर बड़े दूसरे तरह से होता है, उसके डायनेमिक्स अलग होते हैं। तो ये जी। लग रहा होगा उनको कि जहां 7 सीटें हैं एनडीए का राजपूत, वहां तो राजपूत उसको दे देगा, बाकी हम्म। 33 सीटों में क्या करेगा? बाकी 33 सीटों में उसको अभी कोई योगी आदित्यनाथ को तो प्रधानमंत्री बनाना नहीं है। हम्म। तो वो बाकी जगहों पर हो सकता है कि उस हमारे आरजेडी के कैंडिडेट को भी वोट कर दे, कोई अपना वो उस तरह से उन्होंने सोचा होगा। तो ये दो कारण हमको समझ में आ रहे हैं। एक तो जो जनरल रुझान है, आम जी। परसेप्शन है कि बीजेपी के साथ उनका रुझान है। हम्म। दूसरा एक ये कि वो हो सकता है कि बाकी सीटों पर हम दें। एक तीसरा हम ये भी इसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि जो बगल का राज्य है झारखंड, वहां हम्म। से 2 राजपूत एमपी थे बीजेपी के और उन दोनों की टिकट काट दी है बीजेपी। बिल्कुल। धनबाद से सरयू राय की भी टिकट कट गई और चतरा से सुनील सिंह नहीं, की टिकट कट धनबाद गई। से पीएन सिंह का टिकट कटा। धनबाद पीएन सिंह, माफ करिएगा, धनबाद पीएन सिंह की टिकट कट गई और चतरा से सुनील सिंह। तो जी। ये दोनों टिकट कट गई, तो अब राजपूत वहां नाराज है। और जी। कई जगह ये पूरे देश में, अभी पता नहीं अपने यहाँ बिहार में लोग फॉलो करते होंगे, कास्ट को तो बहुत फॉलो करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छतरियों की एक बड़ी रैली हुई थी, बहुत बड़ी, हम्म। 80 जगह के लोग जुटे थे वहां। और उन्होंने वहां ये कहा कि मोदी तो जो है मॉडर्न एज के परशुराम हो गए हैं, जो जिन्होंने क्षत्रियों के संहार करने का बीड़ा उठाया हुआ है। ये एक जी। माहौल बना हुआ है। उन्होंने अनेक जगह टिकट काट दी, जैसे गाजियाबाद ही सब लोगों ने देखा कि जनरल बीके सिंह सेना प्रमुख थे, उनकी टिकट कट गई और एक वैश्य को टिकट दे दिया, अतुल गर्ग को। तो इस तरह की लिस्ट बनाई हुई है और राजपूतों ने। ब्रजभूषण सिंह को टिकट मिला कि नहीं अभी तक? किनको? ब्रजभूषण शरण सिंह को? नहीं, अभी उनकी टिकट का अनाउंस नहीं हुआ। जब पिछले 7 सीटें अनाउंस हो गई हैं और जी। उसमें भी उनकी जो सीट है उस सीट को होल्ड कर रखी है, हालांकि होल्ड रखा गया। हालांकि वहां भी रिप्लेस किया, वीरेंद्र सिंह मस्त की टिकट काटी बीजेपी ने बलिया से, तो वहां चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को ले आए। और वो जी। इसलिए ले आए, बड़ा नाम बड़ा चेहरा ले आते, चंद्रशेखर के बेटे को ले आते हैं तो उससे एक मैसेज जाएगा। लेकिन हम्म। राजपूतों में ओवरऑल नाराजगी का भाव देखने को मिला है, जो सहारनपुर की जो महापंचायत हुई थी उससे भी दिखा, गुजरात में जो प्रदर्शन हो रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ उसको लेकर के दिखा, झारखंड में जो दिख रहा है। तो ये एक माना जा रहा हो सकता है दिमाग में हो इंडिया ब्लॉक के लोगों में कि झारखंड का असर, झारखंड की नाराजगी का असर कहीं बिहार में भी दिखे और राजपूत नाराज होकर के बीजेपी को हरवाने के लिए अपने कैंडिडेट्स को दे दें, जो अपना साथ है उसको दे दें, और उसके अलावा बाकी को बीजेपी को हरवाने के लिए वोट करें। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड में ये बात होगी, क्योंकि ये बड़े कई सारे लोगों से बात करने पर, जो सामान्य मतदाता राजपूत है, नॉर्मल जीवन जीने वाला आदमी भी है, उसको लग रहा है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी टिकटें कट रही हैं। और सत्ता के लिए उनकी दीवानगी सबको पता है, तो उनको लग रहा है कि हमारे जो अधिकार है सत्ता का उसको कमजोर किया जा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो खिलाफ वोट करें। ये बात भी बैक ऑफ द माइंड में आरजेडी और कांग्रेस के लोगों के हो। जी, ठीक है, आरजेडी के बैक ऑफ माइंड में होगी। अब हम बात करते हैं उन लोकसभा क्षेत्रों की जहां लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की नहीं है, लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। परिणाम क्या आएगा कुछ भी नहीं कह सकता है, न बीजेपी वालों को समझ में आ रहा है और न इंडिया ब्लॉक वालों को समझ में आ रहा है। शुरुआत करते हैं किशनगंज की। किशनगंज की लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? 2019 में भी ट्रायंगुलर फाइट हुआ था। यहाँ देखिए, कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जेडीयू ने मास्टर मुजाहिद आलम को प्रत्याशी बनाया है और ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान है। सीमांचल में अकेली ऐसी सीट है किशनगंज जहां ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहले फैसला हुआ था कि पूर्णिया में भी लड़ाएंगे, कटिहार में भी लड़ाएंगे, अररिया में भी लड़ाएंगे, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया गया और कहा जा रहा है कि इसका फायदा पूर्णिया में पप्पू यादव को मिल सकता है। लेकिन पहले किशनगंज की बात कर लें। देखिए, पहले एक ओवरऑल बात उसमें हम लोग समझ लें कि ये इंडिया ब्लॉक की बड़ी विफलता है ज्ञानेश्वर जी। जो आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पहले कहा जा रहा था कि आमने सामने की लड़ाई होगी, हर सीट पर एक उम्मीदवार लड़ेगा, और ये कोर था इंडिया ब्लॉक बनाने का। बुनियादी जो सोच थी वो यही सोच थी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पिछली बार बीजेपी को जो वोट मिला था वो 38% के करीब था, 37.8, 37.7, कुछ 38% के करीब वोट था। अगर समूचे एनडीए को जोड़ लें तो 4-5% और वोट जोड़ लें तो 42-43% होगा। उनके हिसाब से लगभग 60% वोट उन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ पड़ा है, और ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये आंकड़े बताते हैं 2019 के चुनाव। तो 60% वोट अगर एकजुट कर दिया जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इसी सोच में इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था, इसी सोच में इंडिया ब्लॉक बना था कि बीजेपी अपना 40% ले ले, एनडीए 40% ले, और 60% को हम लोग एकजुट कर दें। इसके लिए 1-on-1 चुनाव की बात हुई थी कि आमने सामने का चुनाव होगा, हर बीजेपी के हर सीट पर अपोजिशन का एक उम्मीदवार होगा।
जी। तो ये इस कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था और ये मिजरेबली ये गठबंधन फेल हो गया इस मामले में बिहार में। मिजरेबली कम से कम सात जी। आठ सीटें हैं, 10 सीटें हैं ऐसी जहां ट्रायंगुलर फाइट हो गया और वो बिल्कुल। सब इन लोगों की गलती से हुआ है विशुद्ध रूप से। हम्म। अब किशनगंज का मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन आगे हम लोग जिन सीटों की बात करेंगे उसमें सब इंडिया ब्लॉक के नेताओं के अपने अति आत्मविश्वास, अति अहंकार या किसी न किसी तरह की कुंठा कॉम्प्लेक्स ने सारा खेल बिगाड़ा। इन लोगों ने इन सीटों पर अपनी लड़ाई खुद कमजोर की। जी। अब किशनगंज की बात, किशनगंज इन सीटों से अलग है, इसलिए हम्म। अलग है क्योंकि ओवैसी को कोई नहीं रोक सकता है और एटलीस्ट किशनगंज लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले जी। उन्होंने कहा था कि वो 11 सीटों पर लड़ेंगे और हम्म। हो भी रहा था 11 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे, लेकिन एक सीट उन्होंने चुना इसलिए क्योंकि अख्तरुल ईमान को पिछली बार लगभग 3 लाख वोट आया था, 2 नहीं, लाख 90 हजार। सीमांतों में बाकी बिहार में वे और भी उम्मीदवार लड़ा सकते हैं। जैसे शिवहर के बारे में ही खबर आ रही है कि वहां ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है, सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह को। अच्छा, तो वो हो सकता है कि वो चुने अपना। अभी वो पहले तो हमने वही कहा कि 11 सीटों के बारे में हमने सुना था कि 11 सीटें वो लड़ेंगे, जी। लेकिन इधर जहां जिस पूर्णिया डिवीजन में 46% मुस्लिम है, उनके लिए लड़ाई का मैदान तो वहीं बनता है। तो खैर वो बिल्कुल। किशनगंज चुना उन्होंने, अख्तरुल ईमान को बहुत वोट पिछली बार आए थे इसलिए। मेरा अपना मानना है ज्ञानेश्वर जी कि इस बार अख्तरुल ईमान उतना वोट नहीं ले पाएंगे जितना पिछली बार वो ले गए। जी। पिछली बार इस तरह से जो ये नरेंद्र मोदी के 5 साल हुए थे और इस तरह का जो डिवीजन है उतना उस लेवल का डिवीजन नहीं था, उस तरह का पोलराइजेशन नहीं था, हिंदू कंसोलिडेशन उस तरह का नहीं था। और हम्म। उस समय तक आप याद करिए कि न तो जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाने का फैसला हुआ था, न कोई संशोधित नागरिकता कानून आया था, न अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। ये तीनों जी। चीजें नहीं हुई थी उस समय जब 2019 के मई में चुनाव हो रहे थे। तो मुस्लिम उस तरह से लेकर के आशंकित नहीं था। तो उसने ओवैसी की पार्टी को भी वोट दिया और उसको पता था कि तीनों में से कोई जीतेगा तो हमारा जीतेगा, मुस्लिम ही जीतेगा। दे दिया। अब पाला खिंचा हुआ है, एकदम आमने सामने का चुनाव है। मुसलमान का एक बड़ा स्वाभाविक रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहा है पूरे देश में। जी। तो इस बार अख्तरुल ईमान पिछली बार जितना वोट नहीं ले पाएंगे और पिछली बार जितना वोट जेडीयू के उम्मीदवार को भी नहीं आएगा। तो इसलिए बिल्कुल। किशनगंज में जो ट्रायंगुलर फाइट है उसके बावजूद वहां कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी स्थिति है, किसी एक सीट पर आप कह सकते हैं, तो वो वही है किशनगंज। चलिए, तो किशनगंज में देखिए कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ सकती है, यह पूर्वानुमान किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं पूर्णिया, जो सबसे हॉट सीट बन गई है बिहार की, जहां जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं संतोष कुशवाहा, तीसरी बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला हो रहा है इंडिया ब्लॉक के बाकी, या यूं कहें कि दिल्ली से समर्थन प्राप्त पप्पू यादव से। और आरजेडी ने जिद कर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन लड़ाई कही जा रही है कि पूर्णिया में अब जनता लड़ रही है, और चाहे संतोष कुशवाहा लड़ रहे हों या बीमा भारती लड़ रही हों, लड़ाई पप्पू यादव से है। तो पूर्णिया की स्थिति, प्रधानमंत्री की सभा भी लग गई है, तो प्रधानमंत्री 16 तारीख को वहां गरजेंगे जेडीयू के प्रत्याशी, और यह देखने की बात होगी कि 17 अप्रैल को मिजाज बदलता है कि नहीं बदलता है। लेकिन पूर्णिया की स्थिति पर क्या कहेंगे जी जी? ये वो हमने जो पहले कहा एक बार फिर दोहराएं कि ये मिजरेबली फेल हुआ है पूरा अपोजिशन का अलायंस, जी। पूरा ब्लॉक, सारे नेता, उसमें कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है जितनी आरजेडी है। हम्म। कांग्रेस को भी असर्ट करना चाहिए था कि पप्पू यादव, अगर सीट जीतना लक्ष्य है, आमने सामने की लड़ाई बना करके चुनाव जीतने का लक्ष्य है, उसमें कैसे ट्रायंगुलर फाइट बनने दिया जा सकता है। और चुनाव ऐसा भी नहीं है कि वो उस सीट को लेकर के कोई कंफ्यूजन था। चुनाव से ठीक पहले, सीटों की घोषणा से ठीक पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस पार्टी में, और ये तय था कि वो चुनाव लड़ेंगे। वहां से वो 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो अगर अपनी निजी कुंठा, किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, निजी अगर कोई अहंकार है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, आशंका है, उसको किनारे रखना चाहिए था लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को। सीट जीतने को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। कई दिन तक जी। होली के समय दिल्ली में थे तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों मिलकर के उनसे बात कर सकते थे कि जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट तय किया है आमने सामने की लड़ाई का, हम उसको कैसे वायलेट कर रहे हैं। जब हमने एक सैक्रोसेंट रूल बना दिया है तो हम लोग उसको कैसे, उसका उल्लंघन कर सकते हैं, कैसे उस नियम को तोड़ सकते हैं। और इन लोगों ने तोड़ा, और उसका नतीजा है कि वहां ट्रायंगुलर फाइट हो गया। और ऊपर से अब नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं वहां अपने कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उनको लग जी। रहा है कहीं इंडिया ब्लॉक का वोट आपस में बटा, चुके उनका एक वोट है बटा, तो हमारा जीत जाएगा।
लेकिन हाँ, जैसा तो कि फिर हम लोग वो उसमें अब चर्चा कर चुके हैं, बीमा भारती जो वोट काटती दिखाई पड़ रही हैं, वह जेडीयू का वोट काटती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हाँ, वही मुसलमान और वही यादव बिल्कुल पप्पू यादव की तरफ हो गए हैं। हम वही कह रहे थे कि हम लोगों ने उस दिन भी इस पर चर्चा की थी कि इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं। जी, आपने एक नुकसान पहुंचाने के लिए जो काम किया, पप्पू यादव को हराने के लिए जो आप दाव चले, वो दाव पप्पू यादव को फायदा पहुंचाने वाला हो गया। जी, बीमा भारती अत्यंत पिछड़ी जाति से आती हैं, मजबूत हैं, उनके हस्बैंड पति का उनका होल्ड है उस इलाके में अपनी जाति के लोगों पर। तो वो वोट तो कोर वोट है बीजेपी का और जेडीयू का। बिल्कुल। जी, अत्यंत पिछड़ा का वो कोर वोट है जेडीयू बीजेपी का। अगर वो वोट बीमा भारती ले लेती हैं, हुँ, तब तो फिर पप्पू यादव की राह बहुत आसान हो जाएगी और सिर्फ मुस्लिम और यादव के वोट से हो जाएगी। पप्पू जी, यादव की जो पहुंच है और जो पॉपुलैरिटी है वो हर कास्ट में है, इसमें कोई बिल्कुल, संदेह नहीं है। उनको चाहे अगली जाति का हो या मुस्लिम हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, सब उनको वोट करते हैं। इतने लोग पर्सनली ओब्लाइज्ड हैं कि अगर उसमें से भी एक एक दो दो आदमी वोट करेगा तो उनको बहुत वोट मिलेंगे। जी, लेकिन अगर सिर्फ मुसलमान यादव का वोट कर लीजिए, पूर्णिया डिवीजन में हम सब लोग जानते हैं 46% मुस्लिम का ही वोट है। तो अगर हुँ, थोड़ा बहुत उसमें वोट जुड़ जाएगा तब तो ये 50% वोट का मार्क पार कर जाएंगे, फिर कैसे कोई लड़ाई होगी। और बिल्कुल, अगर कुछ भी वोट काटा बीमा भारती ने तो उसका फायदा मिल जाएगा पप्पू यादव। तो पप्पू यादव ये पूर्णिया और किशनगंज इन दो सीटों पर अभी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ट्रेंड बहुत स्पष्ट दिख रहा है। बाकी जगहों की तरह कुछ हौच पौच नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ एक स्पष्ट ट्रेंड दिख रहा है कि पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा की लड़ाई है पूर्णिया में। उसमें अभी एडवांटेज में पप्पू यादव हैं, बीमा भारती के आने की वजह से भी, अपने पर्सनल मेहनत की वजह से भी। और किशनगंज में एडवांटेज की स्थिति में कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी हैं वो। नहीं, अब तीसरी सीट की बात भी करेंगे अजीत जी, सिवान की बात करेंगे। देखिए, सिवान में हिना साहब ने फैसला कर लिया है कि निर्दलीय लड़ेंगे, और जैसा प्रत्याशी जेडीयू ने उतारा है, उसका फायदा भी हिना साहब को मिलता दिख रहा है। जो बुनियादी मत थे शहाबुद्दीन के साथ, ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत, जिनके लिए शहाबुद्दीन ने लड़ाई लड़ी, वे फिर से हिना साहब के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। तो देखिए, हिना साहब मैदान में हैं, उन्होंने आरजेडी से कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया है। जेडीयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा भी मैदान में है, और महागठबंधन का उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। आरजेडी कोटे की 23 सीटों में से 22 सीटों का ही ऐलान हुआ। कहा यह जा रहा है कि देखिए, कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि पवन सिंह, जिन्होंने काराकाट लड़ने की घोषणा की है, उन्हें लालटेन न थमा दिया जाए और काराकाट के बदले सिवान में माले लड़ ले। वहां अमरजीत कुशवाहा, यहाँ राजाराम कुशवाहा है, वहां अमरजीत कुशवाहा हो जाए, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई भी फंसेगी। तो सिवान में भी ट्रायंगुलर फाइट तो तय है। देखिए अभी जैसा हमने कहा कि पूर्णिया में जो ट्रायंगुलर फाइट हुआ है जी, उसके लिए दोषी कांग्रेस और आरजेडी दोनों हैं। लेकिन सिवान के लिए तो अकेले आरजेडी दोषी है। सिवान में बिल्कुल, तो कांग्रेस नहीं है, सिवान की सीट आरजेडी के कोटे में थी, आरजेडी के खाते में थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। आरजेडी ने पिछली बार हिना साहब को लड़ाया भी था। और इस बार अगर आरजेडी दूसरी जगहों से मुस्लिम कैंडिडेट कम कर रही थी, ऑलरेडी उसने कम कर दिया, 5 की जगह सिर्फ जी, 2 दिए हैं। जब वो मुस्लिम उम्मीदवार कम कर रहे थे, जब ये तय हो गया था कि वो शिवहर में भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, तो उस इलाके में एक मुस्लिम उम्मीदवार तो होना चाहिए। देखिए जी, मिथिलांचल का इलाका छोड़ दीजिए, हम पश्चिम और उत्तर की बात कर रहे हैं। सिवान से लेकर के आप गोपालगंज, सारण, सिवान, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, ये 8-9 सीटों में तो आप कहीं मुस्लिम लड़ा नहीं रहे। एक बिल्कुल, समय था जब कई सीटों पर मुस्लिम लड़ते थे, बेतिया भी आपने लड़ाया हुआ है, शिवहर भी लड़ाया हुआ है, सिवान भी लड़ते थे, और आपने एकदम खाली छोड़ दिया, ब्लैंक कर दिया उसको। और उस नाते भी सोचते तब भी सिवान आपके पास एक सीट थी अच्छी। आप अगर निजी कोई पर्सनल कोई खुन्नस है या परेशानी है, उसको भी ताक पर रखना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी लड़ाई आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और पता नहीं क्या क्या बातें इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं, तब जी, उसमें आप इतना कॉम्प्रोमाइज या इतना लैकलुस्टर एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं, ऐसी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं आप कि आप वहां सिवान जैसी सीट पर ट्रायंगुलर फाइट होने दें। हम्म, अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाए वहां, अच्छे से फाइट हो जाए, तो जिस तरह से हम लोग पूर्णिया में देख रहे हैं कि निर्दलीय लड़के पप्पू यादव अच्छी स्थिति में है और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनको बीमा भारती की वजह से फायदा हो रहा है, उस तरह से तो यहाँ रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी की वजह से फायदा हो जाएगा हिना साहब को। क्योंकि जो बिल्कुल, पीजेंट्स है, जो किसान है, खेती करने वाले लोग हैं, और जो माले से एक समय परेशान परेशान रहे और माले से रक्षा के लिए जो लोग शहाबुद्दीन की तरफ देखते थे, वो इनके साथ सहज रूप से जुड़ सकते हैं और जी, फिर मुस्लिम का वोट चला जाएगा। तो हम्म, ये, और चूंकि अगर वहां कोई यादव कैंडिडेट नहीं होता है तो वो भी फ्री फॉर ऑल होगा, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये इस तरह की स्थिति अगर बनती है वहां वहां इसमें सिवान में, नहीं, तो इसके लिए विशुद्ध रूप से जिम्मेदार शहाबुद्दीन के समर्थक दूसरा गणित बता रहे हैं अजीत जी।
कि यदि लालू या देखिए अब तो ये तय हो गया है कि साहब मतलब हिना साहब जो है वह आरजेडी का समर्थन नहीं प्राप्त करेंगे। तो यदि यादव उम्मीदवार नहीं देते हैं, किसी दूसरे को उम्मीदवार बना देते हैं या कोई कुशवाहा उम्मीदवार बन जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आरजेडी की रणनीति जो है वो हिना साहब को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है। अब क्यों? शहाबुद्दीन के साथ कभी यादव नहीं जुड़े, यादव जो है वे माले के साथ ही रहे। तो यदि यादव प्रत्याशी नहीं हुआ आरजेडी का, तो ये यादव जो है वो चले जाएंगे कहां? रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा जेडीयू वाले के साथ, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि माले की है। तो शहाबुद्दीन के समर्थक कह रहे हैं कि यदि लालू यादव आरजेडी किसी यादव को नहीं उतारता है, तो इसका मतलब ये है कि यहां हिना साहब को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा है। तो ऐसा ये हो सकता है, गलती ये देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हम सब लोगों ने देखा है अमरनाथ यादव की पॉलिटिक्स भी हम लोगों ने सिवान में देखी। अमरनाथ यादव जिस तरह की पॉलिटिक्स करते थे, और इसी पॉलिटिक्स में तो जीत गए थे ओम प्रकाश यादव, वहां से निर्दलीय जीत गए, और फिर बिल्कुल उसके बाद भी जीते वो, चूंकि यादव उनके साथ देते थे आरजेडी से हिना साहब के होने के बावजूद। तो वो एक समीकरण देखना होगा कि वहां वो किस तरह से डील करते हैं। लालू यादव एकदम कमर कस के हिना साहब को हराने की पॉलिटिक्स करते हैं, या नॉर्मल अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो कैंडिडेट बिल्कुल। आएगा तब पता चलेगा। चलिए तो अब देखिए आगे बात करते हैं काराकाट की। काराकाट में पहले लग रहा था कि नहीं बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी, उपेंद्र कुशवाहा को एज प्राप्त है, उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजाराम कुशवाहा मालिक उम्मीदवार। लेकिन अब भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने कह दिया है कि काराकाट लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ते हैं तो स्थिति कुछ और होगी, निर्दलीय लड़ते हैं तो यहाँ भी ट्रेंगुलर फाइट। पहले उन्होंने एक्स हैंडल पर मोदी का दीवाना लिख कर रखा था, उसे भी हटा दिया है। और कई लोग कह रहे हैं कि वे लालटेन थाम सकते हैं क्योंकि निर्दलीय नहीं लड़ने का मन है। काराकाट को किस रूप में देख रहे हैं? उसमें क्या है कि उनको अगर वो बहुत वोट लेंगे, ये माना जा रहा है कि उनको सिर्फ राजपूत का वोट, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उनको जी। राजपूत का वोट मिलेगा। और हम्म, अभी लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि वहां राजपूत क्या सोच रहा है। वो बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाना चाह रहा है, या महागठबंधन के साथ जाना चाह रहा है। अगर जो उसका रुझान वहां एनडीए की तरफ होता, और जी। तो पवन सिंह के वोट काटने का नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। लेकिन हम्म, यह भी संभव है कि राजपूत की जिस तरह की नाराजगी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि झारखंड से लगते इलाकों में है, और बगल में औरंगाबाद की सीट है, वहां पर भी, वहां तो खैर उसने दे ही दिया है बीजेपी ने अपना टिकट सुशील कुमार सिंह जी। को। लेकिन अगर किसी तरह की नाराजगी होती है और वो जाना चाह रहे होंगे आरजेडी के तरफ या महागठबंधन की तरफ, तो पवन सिंह महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम्म, पवन सिंह का अभी नहीं आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में किसका नुकसान पहुंचाएंगे। वो जब नाम वापस देने की तारीख बीत जाए तब फिर हम लोग उसके बारे में वहां चर्चा करेंगे कि वो चलिए किसको नुकसान। देखिए नवादा में तो चतुष्कोणीय लड़ाई दिखाई पड़ रही है। विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी, मौजूदा सांसद को टिकट मिला नहीं चंदन सिंह को। आरजेडी से श्रवण कुशवाहा, तो श्रवण कुशवाहा के बागी आरजेडी के बागी हैं विनोद यादव। तेजस्वी यादव कार्यक्रम ही नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि 17 तारीख को आपको पता ही है कि चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, 19 तारीख को चुनाव होगा। और बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं भोजपुरी फिल्मों के सिंगर गुंजन सिंह। तो वहां भी लड़ाई, बीजेपी की उम्मीद है कि विनोद यादव इतना वोट काट लेंगे कि चुनाव जीत जाएंगे विवेक ठाकुर। और आरजेडी की उम्मीद है कि गुंजन सिंह के जो लोग हैं वे वोट काट लेंगे तो राह आसान हो जाएगी। तो यहाँ भी आरजेडी की कमजोरी तो दिखाई पड़ती है ना, दो दो बिल्कुल विधायक पूरी आरजेडी साफ तौर पर। पूरी पूरी जो गलती है, ये भी गलती यहाँ जो त्रिकोणीय या जी। चतुर्कोणीय संघर्ष है, इसकी भी हम्म, पूरी गलती आरजेडी के ऊपर जाती है। सारा मामला आरजेडी के ऊपर जाएगा, क्योंकि आरजेडी ने एकदम मनमाने तरीके से यहाँ डिसीजन किया। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से जी। कैंडिडेट अनाउंस किया गया। राजबल्लभ यादव से बात नहीं की गई, जो वहाँ के मजबूत आदमी हैं, और उनकी पत्नी विधायक हैं, उनके भाई एमएलसी हैं। इतना हम्म, मजबूत आदमी, आपने उससे बातचीत किए बिना आपने अपने समीकरण को भी किनारे करके आपने कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया। तो आप जी। अपना कोर वोट छोड़ करके दूसरे वोट की उम्मीद में गए, और वो फिर राजबल्लभ यादव ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का मामला बनाया। क्योंकि एक बार कोई नेता का क्षेत्र अगर छूट गया तो फिर छूट जाता है, फिर उसकी दावेदारी खत्म हो जाती है, वहां उसको मिलता नहीं है वो सीट बिल्कुल। पे। हम्म, तो वो सीट नहीं मिलती, इसलिए वो अपना क्लेम कर रहे हैं। उनकी भी कोशिश यहाँ होगी कि वो, उनका जो आदमी है, उनके जो मतलब भाई हैं, वो ज्यादा वोट लेके आए।
बिल्कुल। वो अगर ज्यादा वोट लेके आए तो फिर उनकी दावेदारी हमेशा के लिए बनेगी। तो यहाँ सबसे स्पष्ट त्रिकोणीय लड़ाई है। देखिए, गुंजन सिंह बहुत ज्यादा डेंट नहीं कर पाएंगे बीजेपी के वोट में, चूंकि उनकी उस तरह की वहां एक तो बीजेपी के तरफ रुझान है, उनकी जाति जो है भूमिहारों का एक रुझान है, बीजेपी के साथ ही जाते हैं और बीजेपी भूमिहारी कैंडिडेट दिए हुए है, तो वहां कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ यादवों की लड़ाई इसलिए है क्योंकि यादव कैंडिडेट नहीं है, यहाँ कुशवाहा कैंडिडेट है। तो इसकी वजह से विनोद यादव ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर ये सीट महागठबंधन हारता है, बीजेपी जीतती है, तो इसका भी ठीकरा फूटेगा लालू यादव और तेजस्वी यादव के सर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सोच समझ करके डिसीजन नहीं किया। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात और है अजीत जी कि विवेक ठाकुर देखिए राज्यसभा से पहुंचे हैं, चुनावी रण में और मैदान में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है उन्हें सीखना होगा। एक बड़े राजनेता बता रहे थे कि वो चुनाव प्रचार को पूजा पाठ संपन्न कर दूसरे क्षेत्र से वहां पहुंच गए, लेकिन अभी ये पूजा पाठ ही नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तैयारी में ही लगे थे। फिर यह भी सिखाया गया कि देखिए चलते वक्त गाड़ी का शीशा चढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको गाड़ी का शीशा नीचे रखना है। तो ये सब चीजें जो हैं बुनियादी चीजें हैं, विवेक ठाकुर को सीखने की जरूरत है क्योंकि कड़ी लड़ाई है वहां। तो आगे हम बिल्कुल। चर्चा करते हैं जी, आगे चर्चा हाँ, करते हैं बक्सर की। जी, बक्सर में भी देखिए ट्रैंगुलर फाइट है और वहां कल अश्विनी चौबे टिकट कटने के बाद पहली बार पहुंचे थे और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, इतने रौद्र रूप में थे पूछिए मत, पूछिए मत। अश्विनी चौबे का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी अश्विनी चौबे ही है और कोई नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से सावधान। मैं ही बक्सर हूं, बक्सर हूं, बक्सर हूं, मैं बक्सर में ही रहूंगा। तो अश्विनी चौबे की बगावत, मिथिलेश तिवारी प्रत्याशी, सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी, अनिल कुमार बसपा के प्रत्याशी, यहां बसपा की भी जमीन है, और आनंद मिश्रा आईपीएस, चर्चित आईपीएस, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने बीआरएस लिया, वे भी मैदान में हैं। ददन पहलवान भी आ सकते हैं। तो बक्सर की लड़ाई भी फंसी हुई है। बक्सर की लड़ाई के लिए हम लोग आरजेडी और कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां मेन लड़ाई जो है, हालांकि वहां जी। भी लालू यादव चाहते तो ददन यादव से बात कर सकते थे वो पहले, हम्म। लेकिन पहले भी कई बार इनकी बात मेटरलाइज नहीं होती है। हर बार चूंकि वो जी। अपनी ददन यादव इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना करके रखना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा यादव चेहरा के तौर पर उभरे थे एक समय। यहाँ जो लड़ाई है बक्सर की, वो ट्रायंगुलर हुआ है बीजेपी की वजह से, जिसने अनायास टिकट काट दिया अश्वनी चौबे का। जी। बाकी सब लोगों की टिकट कट रही होती, जिनकी चर्चा थी, जो 70 साल से ऊपर के लोग थे, सबकी टिकट कटती तो इनको इतना बुरा नहीं लगता अश्वनी चौबे को। वो निजी तौर पर उनको बुरा लगा है, राजनीतिक कारण अलग है, राजनीतिक हम्म। चीजें बिल्कुल इसकी राजनीति को अलग रख दीजिए। निजी तौर पर उनको ये बात बुरी लगी है कि आपने हैंडपिक करके उनकी टिकट काटी, जी। तो ये उनको पर्सनली अपमानजनक लग रहा है और इसलिए वो नाराज है। और उनकी हाँ, वो कह रहे हैं मैं नाराजगी, ब्राह्मण हूँ इसलिए टिकट काटा गया, मैं फकीर हूँ इसलिए टिकट काटा गया। अब ब्राह्मण का मतलब संस्कार होता है, ब्राह्मण का मतलब देवता होता है, तो इसका दंड तो मिलेगा। हाँ, तो इसलिए उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करेगी और जी। वो दिखेगा, क्योंकि उनकी वो उनको लेकर के एक अपनी छवि है ब्राह्मणों के बीच में, ब्राह्मण उनको अपना मानते रहे हैं अपना, और वो जी। पूजा पाठ भी करते हैं, ईश्वर के आराधना में रहते हैं। तो और ये वो इमोशनल अपील कर रहे हैं कि उनकी टिकट इसलिए कटी क्योंकि वो ब्राह्मण है। जी। तो इसकी, और दूसरे कहीं बाहर से ले आकर के कैंडिडेट लड़ाया है बीजेपी ने, इसका भी एक नाराजगी, इसकी भी नाराजगी है। तो वहां नुकसान बीजेपी को होगा, इस ट्रायंगुलर या फोर कॉर्नर फाइट का नुकसान बीजेपी को होगा। चलिए, तो देखिए हम बिहार की चर्चा लगातार करते रहेंगे हर फिर लोकसभा एक क्षेत्र मिनट ज्ञानेश्वर जी, अभी एक जी। फिर वो सीट छूट गई हम लोगों की, जो आरजेडी की वजह से एक और 2 सीटें गड़बड़ हुई हैं, वाल्मीकि नगर और पश्चिमी वाल्मीकि नगर, चंपारण। वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जी। सीट जानी चाहिए थी कांग्रेस को, कांग्रेस। और पश्चिमी चंपारण आरजेडी लड़ती, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव ने पता नहीं किस कंसीडरेशन में दीपक यादव को कमिट कर रखा था, वादा कर रखा था। जी। देखिए, जिस दिन वो ज्वाइन किए हैं, उसी दिन टिकट का अनाउंस हुआ है, उसके पहले टिकट का आरजेडी बिल्कुल। ने नहीं अनाउंस जी। किया। दीपक यादव ज्वाइन किया और टिकट अनाउंस हो गया, उसके लिए जी। वाल्मीकि नगर सीट ली बीजेपी ने, आरजेडी ने, माफ करिएगा। और पश्चिमी चंपारण की सीट कांग्रेस को थी, जबकि वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा चुनाव लड़े थे बिल्कुल। उपचुनाव में, और उनको 20-22 हजार वोट से हारे थे, सिर्फ 20-22 हजार जी। वोट से, लोग 3,80,000 वोट आया था उनको, और वो सीट कांग्रेस से जबरदस्ती आरजेडी ने छीन ली और उन दोनों सीटों को नुकसान में डाल दिया, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर दोनों को। वहां प्रवेश मिश्रा निर्दलीय लड़ेंगे वाल्मीकि नगर से, जी। और उनका भी वही कहना है जो अश्वनी चौबे का है कि ब्राह्मण होने की वजह से आपने गाज गिराई, आपने सीट छीन ली उनसे,
पिछली बार उनके साथ सहानुभूति भी है कि पिछली बार लोगों ने वो कम वोट से हार गए थे, सब लोग कहते हैं कि थोड़ा और जोर लगाए होते तो जीत जाते। तो ये बिल्कुल। वहां एक ट्रायंगुलर फाइट होगा और वाल्मीकि नगर की लड़ाई फिर इंटरेस्टिंग होगी, देखने वाली होगी। चलिए, तो वाल्मीकि नगर की लड़ाई भी इंटरेस्टिंग होगी। बिहार की हम चर्चा करते रहेंगे जल्द ही। एक-एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम और अजीत द्विवेदी जी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।